नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे चाइनीज सिविल वॉर या फिर चीन में हुए गृह युद्ध के बारे में, जो 1 अगस्त 1927 ईस्वी से लेकर 7 दिसंबर 1949 ईस्वी तक चला था। यह सिविल वॉर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुआ था। चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे चियांग काई शेक और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग थे। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं भी थी। यह गृह युद्ध दो घटना काल या फिर दो फेज में हुआ। पहली बार 1927 में शुरू हुआ और 1937 ईस्वी तक चला। 1937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया तो कुछ दिनों तक यह गृह युद्ध रुका रहा। इसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर से यह गृह युद्ध 1945 में शुरू हो गया और 1949 में अंततः समाप्त हुआ। इस सिविल वॉर के बारे में जानने से पहले पहले थोड़ा सा चीन के इतिहास के बारे में जानते हैं। सन 1636 ईस्वी से चीन पे क्विंग डायनेस्टी या फिर चिंग राजवंश का शासन हुआ करता था। सन 1800 ईस्वी आते आते चीन की क्विंग डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी। चीन के बहुत से क्षेत्रों पे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का कब्जा हो चुका था। ब्रिटेन चीन में भारी मात्रा में अफीम बेचता था, जिस कारण चीन की बहुत बड़ी आबादी को अफीम की लत लग चुकी थी। जब क्विंग राजवंश ने इस बात का विरोध किया तो 1839 में पहला अफीम युद्ध हुआ और 1856 में दूसरा अफीम युद्ध हुआ। दोनों ही युद्ध में चीन की बहुत बुरे तरीके से हार हुई। 1894 में जापान ने भी चीन पर आक्रमण कर दिया और कोरिया प्रायद्वीप और फार्मोसा द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1900 ईस्वी आते आते चीन की क्विंग राजवंश बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आम जनता का विश्वास क्विंग राजवंश से उठ चुका था। सन 1911 ईस्वी में सन यात सेन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई और चीन में क्विंग राजवंश का समाप्त शासन जो है वो समाप्त हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। सन यात सेन पूरे चीन को एकजुट देखना चाहते थे। चीन में नेशनल असेंबली भी बनाया गया। मार्च 1912 में सन यात सेन ने चीन में जब क्विंग राजवंश को उखाड़ करके रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया था तो उस रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट बने थे सन यात सेन। तो मार्च 1912 में सन यात सेन ने इस प्रेसिडेंट के पद का त्याग कर दिया और युवान शिकाई को कार्यकारी प्रेसिडेंट बनाया। यानी कि जब तक नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया है, इस नेशनल असेंबली का चुनाव नहीं हो जाता डेमोक्रेटिक तरीके से, तब तक जो प्रेसिडेंट है वो युवान शिकाई ही बने रहेंगे। और 1912 ईस्वी में ही सन यात सेन कुओमिंतांग, सन यात सेन और एक सोंग जियाओरेन, दो लोग सन यात सेन और सोंग जियाओरेन, ये दोनों मिलकर के कुओमिंतांग नामक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं चीन में, जो चीन की नेशनलिस्ट पार्टी थी। दिसंबर 1912 में चीन में नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में कुओमिंतांग पार्टी को बहुमत मिलता है। जब युआन शिकाई को लगता है कि उसकी इलेक्शन में हार हो चुकी है और प्रेसिडेंट का पद जो है उससे जाने वाला है, तो वह सेंग जियाओरेन, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सोंग जियाओरेन की हत्या करवा देता है। ये सोंग जियाओरेन वही है जिन्होंने सन यात सेन के साथ मिलकर के कुओमिंतांग नामक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो युआन शिकाई को जब लगता है कि उसकी इलेक्शन में हार हो चुकी है और उसके हाथ से अब प्रेसिडेंट का पद जाने वाला है रिपब्लिक ऑफ चाइना का, तो सेंग जियाओरेन की हत्या करवा देता है। जिसके बाद सन यात सेन और उनकी कुओमिंतांग पार्टी युआन शिकाई के खिलाफ विद्रोह कर देती है। लेकिन युआन शिकाई सेना के बल से इस विद्रोह को कुचल देता है, दबा देता है और हालत ये हो जाती है कि सन यात सेन को चीन को छोड़कर भागना पड़ता है और वह जापान चले जाते हैं। युआन शिकाई सफलतापूर्वक दक्षिण में अपना शासन कायम कर लेता है और उत्तर की तरफ बहुत से क्रांतिकारी नेता, वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने क्विंग राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो छोटे बड़े एरिया में स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो छोटे बड़े एरिया में जो ये क्रांतिकारी नेता जो शासन चलाना शुरू कर देते हैं, इन्हें वार्ड लॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, सन यात सेन का एक सपना था कि पूरे चीन को एकजुट करने का, वह सपना अब अधूरा ही रह जाता है। युआन शिकाई की मृत्यु 1916 ईस्वी में हो जाती है। तब सन यात सेन वापस चीन लौट आते हैं और फिर से जो है वह पूरे चीन को एकजुट करने के प्रयास में लग जाते हैं। सन यात सेन यह समझ चुके थे कि बिना मजबूत सेना के पूरे चीन को एकजुट नहीं किया जा सकता। इसलिए सन यात सेन कुओमिंतांग पार्टी के भीतर एक सेना का भी गठन करते हैं और अपने सेना के एक सबसे काबिल ऑफिसर चियांग काई शेक को सोवियत यूनियन में ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। इसी बीच 1921 में चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन होता है, क्योंकि सोवियत यूनियन में क्रांति हुई थी और वहीं पे पहली बार जो है सोवियत यूनियन पहला एक कम्युनिस्ट देश बना था। तो इस तरह से चीन में भी 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ।
उन दिनों चीन में कम्युनिस्ट पार्टी भले ही बहुत छोटी थी, ठीक है, उसके पार्टी मेंबर भी की संख्या भी बहुत कम थी कम्युनिस्ट पार्टी की चीन में, लेकिन उसे सोवियत यूनियन का पूरा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि सोवियत यूनियन भी तो एक कम्युनिस्ट देश ही था। 12 मार्च 1925 ईस्वी को सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी के लीडरशिप को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के पार्टी के नेता चियांग काई शेक और वांग जीगावी इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। इधर कम्युनिस्ट पार्टी चीन के गांवों में अपना पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर देता है। भारत की तरह चीन की भी जो अधिकांश आबादी है वो गांव में ही निवास करती है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जो पकड़ है वह गांव में बनाना शुरू कर देती है। चियांग काई शेक जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जरा भी पसंद नहीं करते थे। वह कम्युनिस्ट पार्टी को चीन से समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें चीन में जो ये उत्तर की तरफ जो छोटे छोटे वारलॉर्ड जो अपना शासन चला रहे थे, इन वारलॉर्ड को खत्म करना था चियांग काई शेक को, क्योंकि इनका सन यात सेन का सपना था कि पूरा चीन को एकजुट करना है। और पूरे चीन को एकजुट तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक इन वारलॉर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए चियांग काई शेक को इन वारलॉर्ड से लड़ना था, और इनसे लड़ने के लिए सोवियत यूनियन के सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए वह कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। 1926 में चियांग काई शेक सन यात सेन का सपना पूरा करने, यानी पूरे चीन को एकजुट करने के लिए उत्तर की दिशा की तरफ अपनी सेना लेकर निकल पड़ते हैं, जहां कई सारे वारलॉर्ड जो है अपना शासन चला रहे थे। इस काम में जो है कम्युनिस्ट पार्टी भी चियांग काई शेक का समर्थन करती है। चियांग काई शेक वुहान और नानचांग पर कब्जा करते हुए संघाई की तरफ बढ़ते हैं। चियांग काई शेक की बढ़ती ताकत से कुओमिंतांग पार्टी के जो नेता है, कुओमिंतांग पार्टी के एक नेता थे वांग जिंगवेई, ये काफी परेशान थे चियांग काई शेक की बढ़ती ताकत से। उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के एक साजिश के तहत संघाई में ही चियांग काई शेक को गिरफ्तार करने की, अरेस्ट करने की योजना बनाई। उन्हें एक साजिश के तहत चियांग काई शेक को इस साजिश का पता चल गया। इसके बाद तो 12 अप्रैल 1927 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी लीडर या कार्यकर्ता संघाई में जहां मिला वहीं उसे मार दिया गया, वहीं उसकी हत्या कर दी गई चियांग काई शेक के कहने पे। इसी हत्याकांड को संघाई मैसेकर कहा जाता है। चुन चुन करके कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की संघाई में हत्या की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अब अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी, जिसे चाइनीज रेड आर्मी कहा गया। और 1 अगस्त 1927 ईस्वी से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट कुओमिंतांग पार्टी के बीच में सिविल वॉर या गृह युद्ध शुरू हो जाता है। शुरुआत से ही कम्युनिस्ट पार्टी की हालत इस सिविल वॉर में बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उनकी संख्या भी कम थी, हथियार भी कम थे। हालात ऐसे हो गए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो माओ जेडोंग थे, उन्हें और उनके लगभग 65,000 साथियों को 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को जियांगसी में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था, वो उसको छोड़ करके भागना पड़ता है। माओ जेडोंग और उनके साथी छुपते छुपाते, बचते बचाते लगभग 9,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी 1 वर्ष 3 दिन में पूरा करके सांगसी पहुंचते हैं। माओ जेडोंग के साथ लगभग 65,000 लोग चले थे, जिनमें से सिर्फ 8,000 लोग ही सांगसी पहुंच पाते हैं। माओ जेडोंग की इस यात्रा को लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है चाइनीज हिस्ट्री में। 1937 में जापान चीन पे आक्रमण कर देता है, जिसे सेकेंड साइनो जापानीज वॉर कहा जाता है। चियांग काई शेक की सेना जापान के सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई यानी फेस टू फेस मुकाबला करती है, जिसमें चियांग काई शेक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। चियांग काई शेक के बहुत से सैनिक मारे भी जाते हैं, और कई जगहों पे चियांग काई शेक को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन दिनों जापानीज सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उसके पास बहुत ही अत्याधुनिक किस्म के हथियार भी होते थे जो चीन के सैनिकों के पास नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह गोरिल्ला वारफेयर के तहत जापान और चियांग काई शेक दोनों से लड़ रही थी। गोरिल्ला वारफेयर यही हो गया कि छुप करके आक्रमण करना और जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाना। कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था ही गांव कस्बे, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। तो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी छुप करके जापानीज सेना पे, और दूसरी तरफ चाइनीज जो ये नेशनलिस्ट पार्टी थी कुओमिंतांग पार्टी, इन दोनों पे आक्रमण करती थी छुप करके और नुकसान पहुंचा करके, और फिर जंगलों में पहाड़ों में छुप जाती थी। तो एक तरफ तो चियांग काई शेक की सेना जो है वो आमने सामने जापान से युद्ध लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गुरिल्ला वारफेयर के हिसाब से युद्ध लड़ रही थी। तो चियांग काई शेक की सेना को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे जापान से युद्ध लड़ने में। इसी दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों चियांग काई शेक और माओ जेडोंग को यह सलाह देते हैं कि आप दोनों आपसी लड़ाई को खत्म करके एकजुट होइए और जापान के खिलाफ युद्ध लड़िए। जापान ने अब तक तो चीन के उत्तर और पूर्व के बहुत से हिस्सों पर अधिकार कर लिया था।
दोनों कुछ दिनों के लिए, चियांग काई शेक और माओ जेडोंग दोनों कुछ दिनों के लिए आपसी लड़ाई को खत्म कर देते हैं और जापान के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह सिविल वॉर जो है वो खत्म हो गया है। दोनों की सेनाएं जो है एकजुट होकर के कभी जापान के साथ नहीं लड़ती है। ठीक है, भले ही दोनों आपसी लड़ाई बंद कर चुके थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी, ये दोनों आपसी लड़ाई बंद कर चुके थे, लेकिन दोनों एकजुट होकर के जापान से मुकाबला नहीं कर रहे थे। चियांग काई शेक की सेना और माओ जेडोंग की सेना दोनों एक साथ नहीं लड़ रही थी जापान से, दोनों अलग अलग मुकाबला कर रही थी। चियांग काई शेक की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ती थी, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाई हुई थी, वो छुप करके ही आक्रमण करती थी। जापानी सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई में चियांग काई शेक की सेना जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, हथियार घटते जा रहे थे, वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत काफी उसे युद्ध में सफलता मिल रही थी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पकड़ गांव में मजबूत था, उसे समर्थन पहले ही गांव से था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसी दौरान जो है अपनी 12 लाख से भी अधिक सेना इकट्ठा कर लेता है। कई इलाकों में वह जापान से जीत भी हासिल कर लेता है। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने के बाद सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। सोवियत यूनियन की सेना जो है वो मंचूरिया को जीतते हुए जापानी सेना को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ती है। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 ईस्वी में जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान से युद्ध लड़ते लड़ते चियांग काई शेक की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए जिन जगहों पे जापान का कब्जा था उस जगह पे अब या तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था या फिर सोवियत यूनियन का। 1945 में ही फिर से चीन पे कंट्रोल को लेकर के चियांग काई शेक की सेना और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी था, क्योंकि उसके पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12 लाख से भी अधिक की सेना थी। जापानीज सेना से जितने भी हथियार जब्त किए हुए थे वो सब हथियार थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन की सेना भी जब चीन से वापस लौटने लगी जापान से युद्ध लड़ने के बाद, तो वह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भारी मात्रा में हथियार देकर गई। चियांग काई शेक को भी अमेरिका का साथ मिला, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना, जिसे पीएलए भी कहा गया, वह चियांग काई शेक की सेना को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ती चली गई। चियांग काई शेक की पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो चीन के दक्षिण की तरफ था, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड उत्तर की तरफ था। ठीक है, तो पीएलए की जो सेना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना, वो चियांग काई शेक की सेना को पीछे धकेलते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ती चली गई। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पे अधिकार कर लिया और यहीं पर माओ जेडोंग ने बीजिंग में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चियांग काई शेक के समर्थक, या फिर यूं कहे तो कुओमिंतांग पार्टी के जो लाखों समर्थक थे, वो चीन के मेनलैंड को छोड़ करके ताइवान द्वीप पर चले गए। हालत ये हो गया कि 10 दिसंबर 1949 ईस्वी को चियांग काई शेक को भी चीन छोड़कर भागना पड़ा, चीन के मेनलैंड से, और वो भी जो है वो ताइवान चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे चीन के मेनलैंड पे अधिकार हो गया। इस तरह से जो चाइनीज सिविल वॉर है, उस चाइनीज सिविल वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। मेनलैंड चीन पे, जो चीन का मेनलैंड है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसके पहले प्रेसिडेंट माओ जेडोंग बने। वहीं ताइवान पे कुओमिंतांग पार्टी की सरकार बनी, जिसके पहले प्रेसिडेंट चियांग काई शेक बने। तो यह था चाइनीज सिविल वॉर। ठीक है, भले ही यह सिविल वॉर खत्म हो गया 1949 में, लेकिन युद्ध के बादल जो है अब भी मंडराते रहते हैं। अब भी चीन जो है, जो चीन का जो मेन लैंड है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो आज भी जो है ताइवान पे अपना अधिकार जमाना चाहती है, जिसके लिए युद्ध के बादल अब भी जो है इन दोनों देशों पे मंडरा रहे हैं। तो यह था चाइनीज सिविल वॉर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।